Hello students, today we are starting the topics number 3rd of the first chapter of history, that is the importance of dates in history कि history में importance क्या है dates की। In 1817 इस टॉपिक के अंदर आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर जो पीरियडाइजेशन है वो किस तरीके से किया गया, यानी कि जो हिस्ट्री का टाइम पीरियड है उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया, और वो जिस टाइम पीरियड को जब डिवाइड किया गया है तो उस टाइम पीरियड को डिवाइड करने के पीछे उनका जो बेस है वो क्या है, और उस बेस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किस किस नाम से जो हमारा जो टाइम पीरियड है हिस्ट्री का उसको डिवाइड किया है। सो देखते हैं हम यहाँ पे 1817 में, इन 1817 जेम्स मिल, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India। 1817 के अंदर जेम्स मिल, जो कि एक काफ़ी जाने माने और बहुत ही वेल नोन स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, पब्लिश्ड अ मैसिव 3-volume वर्क। उन्होंने एक मैसिव यानी काफ़ी अच्छा एक 3-volume वर्क जो है उसको पब्लिश किया, जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, और इसके अंदर उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। 3 पीरियड्स में डिवाइड किया यानी कि 3 टाइम पीरियड में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया, जिसका नाम था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। देखिए, इन्होंने अपना जो कह सकते हैं प्रैक्टिकली जो माइंड है उसको यूज़ करके इन्होंने हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड में इसको डिवाइड कर दिया। जैसे कि अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में सिर्फ हिंदुओं का ही राज था और हिंदू ही यहाँ पर थे, और कोई भी जो कास्ट है यानी और कोई भी जो अदर रिलीजन है वो यहाँ पर नहीं हुआ करता था। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर 1526 में द बैटल ऑफ पानीपत के बाद यहाँ पर बाबर आया, और बाबर के यहाँ पर आते ही यहाँ पर कौन सा जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो गया, यहाँ पर स्टार्ट हो गया मुग़ल डायनेस्टी, जिसकी स्टार्टिंग जो है वो बाबर ने की थी। और मुग़ल डायनेस्टी के बाद जो मुग़ल डायनेस्टी का जो एंड किया वो एंड किया बहादुर शाह ज़फ़र ने, और उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने जब इसको एंड किया तो इसको एंड करने के बाद इसमें क्या देखा गया कि उसके बाद जो कह सकते हैं जो मेजॉरिटी है वो यहाँ पर आ गई, जो कि हम रूलिंग पार्टी जिसको हम मानते हैं, रूलिंग जो गवर्नमेंट होती है वो उस समय आ गई ब्रिटिशर्स की। तो हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश इन 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, और वो बिल्कुल ठीक था उस डिवीज़न को करना। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और ये पीरियडाइजेशन जो है इसे बहुत ही जगहों पर एक्सेप्ट किया गया। हिस्टोरियंस हैव ब्रॉडली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री, लेकिन हिस्टोरियंस, अदर जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स में। एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स का मतलब भी वही है। देखिए, एंशिएंट पीरियड में हमारा वही आ जाता है मौर्य डायनेस्टी और हमारा गुप्त डायनेस्टी, बहुत सारी ऐसी डायनेस्टीज़ हैं, लेकिन उसमें सारे जो डायनेस्टीज़ हैं वो सभी डायनेस्टी कैसी हैं, जैसे स्लेव डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टी हमारी कैसी हैं, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है। तो अगर जेम्स मिल को भी हम इससे कंपेयर करें तो ये भी कोई बहुत बड़ा जो डिफरेंस वाला इशू है वो नहीं होगा। सो अगर हम एंशिएंट पीरियड की बात करें तो वो हिंदू डायनेस्टी से रिलेट करती है। अगर हम मिडिवल की बात करें, मिडिवल डायनेस्टी की, मिडिवल पीरियड की अगर हम बात करें तो वो मुस्लिम डायनेस्टी से कनेक्ट होती है। और नेक्स्ट जब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड्स की, तो मॉडर्न पीरियड्स में जो डायनेस्टी है वो डायनेस्टी क्या, मॉडर्न पीरियड्स में जो रूलिंग जो गवर्नमेंट है वो किसकी हुआ करती थी, ब्रिटिश की हुआ करती थी। तो इस तरीके से ये जो 3 पीरियड्स में डिवाइड करना यानी हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ये एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स में चेंज हो गया। तो इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करने वाले जो अब जो 3 जो पार्ट्स हैं इसके वो हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री यानी मॉडर्न पीरियड। ऑल्दो हिंदुइज्म इज़ द रिलीजन ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियंस, वैसे तो हिंदुइज्म ही रिलीजन है मोस्ट ऑफ द इंडियंस का रिलीजन तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदूज़ लोग हैं, इंडियंस जो हैं
वो हिंदुइज्म को ही प्रेफर करते हैं। ज़्यादा लोगों का यहाँ पर जो रिलीजन है वो हिंदुइज्म ही माना जाता है, हिंदू धर्म को यहाँ पर लोग ज़्यादा मानते हैं। द मुस्लिम पीरियड डिड नॉट बिगिन वन फाइन डे। मुस्लिम पीरियड जो है वो किसी एक दिन स्टार्ट नहीं हुआ कि किसी एक दिन बहुत सारे मोहम्मडन्स आए और यहाँ पर आकर रहने लग गए, यहाँ पर आकर बसने लगे, ऐसा नहीं था। मुस्लिम्स हैड बीन लिविंग इन इंडिया फ्रॉम मच अर्लियर दैन बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक रूल इन इंडिया। मुस्लिम्स जो हैं वो इंडिया में बहुत पहले से रह रहे थे, यानी यहाँ पर इंडिया में जब इस्लामिक रूल स्टार्ट हुआ उससे भी बहुत पहले से यहाँ पर मुस्लिम लोग लिविंग कर रहे थे, मुस्लिम लोगों के रेजिडेंट्स थे। तो हिंदुइज्म जो है वो ही एक रिलीजन था मोस्ट ऑफ द इंडियन के पास, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो मुस्लिम्स हैं वो उस समय यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थे, ऐसा नहीं था। मुस्लिम्स हैड लिविंग, मुस्लिम्स तो पहले से भी यहाँ पर रह रहे थे। और उस समय देखा जाए तो जैसे तैमूर है, तैमूर जो था वो आया करता था यहाँ पर लूटपाट के ज़रिए। जैसे फरगना का शासक था बाबर, उस समय बाबर का रूल था फरगना में। तो फरगना में से बाबर यहाँ पर जब आया तो बाबर को यहाँ पर लगा कि यहाँ पे तो बहुत सारे मुस्लिम्स पहले रहते ही थे, तो बाबर को यहाँ आकर ऐसा लगा कि मुझे अब यहाँ पर इंडिया पे क्या कर देना चाहिए, अब यहाँ पर मुझे अपना जो कब्ज़ा है वो कर लेना चाहिए, मुझे अब इसे कैप्चर कर लेना चाहिए। तो मुस्लिम्स जो है वो तो बहुत समय पहले से रह रहे हैं, इस्लामिक रूल तो बाबर के बाद आया है। इवन ड्यूरिंग द पीक ऑफ द मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर के पीक पॉइंट पर यानी अकबर वाले टाइम पर, देयर वर मैनी टेरिटरीज विच वर रूल्ड बाय हिंदू किंग्स। ऐसी बहुत सारी टेरिटरीज यानी ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं हम किंगडम्स थे जहाँ पर हिंदू किंग्स का रूल था। मोर ओवर द ब्रिटिश प्रोजेक्टेड, और इससे भी अधिक ये कि ब्रिटिश ने प्रोजेक्ट किया हुआ था द सो कॉल्ड हिंदू मुस्लिम पीरियड्स एज डार्क एजेस। ये जो ब्रिटिश थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम पीरियड को किसके क्या नाम दिया था, डार्क एजेस नाम दिया था, क्योंकि वो सिर्फ अपना पीरियड ऑफ टाइम जो है वो यहाँ पर चाहते थे और अपने ही रूल्स को यहाँ पर फॉलो करवाना चाहते थे। दे थॉट दैट द ब्रिटिश रूल वुड टेक इंडिया टुवार्ड्स एनलाइटनमेंट। उन्होंने ऐसा सोचा था कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया को एनलाइटनमेंट यानी कि बहुत ही उजाले की तरफ, बहुत ही प्रकाश की तरफ ले जाएगा। यानी ब्रिटिशर्स ऐसा सोचते थे कि इंडिया जो है, इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो ब्रिटिश लोग ही कर सकते हैं। और वैसे काफ़ी हद तक ये ठीक भी है, क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम में जो है यहाँ पर वो बिल्कुल भी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा था। दिस वॉज ऑल्सो अ रॉन्ग नोशन, दिस वॉज ऑल्सो अ रॉन्ग नोशन। सो उन्होंने ऐसा सोचा, दिस वॉज ऑल्सो अ रॉन्ग नोशन, ये एक रॉन्ग नोशन ही था कि हमारे ही रूल में जो इंडिया है वो बहुत आगे तक जाएगा। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ठीक भी की, लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ उन्हीं के वजह से हमारे यहाँ पर जो प्रोग्रेस है वो आई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द पीरियड वी आर गोइंग टू स्टडी। अब जो हम पीरियड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द मॉडर्न पीरियड। इसे हम नाम देते हैं मॉडर्न पीरियड का। इट बिगेन इन यूरोप विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये यूरोप में आया विद द कमिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ, विच चेंज्ड द वे गुड्स वर प्रोड्यूस्ड फॉर एवर। यूरोप में ये स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ, विच चेंज द वे, इन्होंने तरीका चेंज कर दिया, गुड्स वर प्रोड्यूस्ड फॉर एवर। गुड्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमेशा के लिए प्रोड्यूस होने लगी। वन ऑफ द मोस्ट रिजल्ट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट्स थे यहाँ के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियलिज्म। ग्रोथ जो थी कॉलोनियलिज्म की वो होने लगी, यानी कि जैसे जैसे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के जो इम्प्रूवमेंट है उसके चांसेस जब यहाँ पर दिखने लगे तो यहाँ पर क्या होने लगी, ग्रोथ ऑफ कॉलोनियलिज्म होने लगी। द फैक्ट्रीज़ वर प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल। फैक्ट्रीज़ जो हैं वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी ऑन अ लार्ज स्केल, एक लार्ज स्केल पर। फॉर दीज गुड्स टू बी सोल्ड अ लार्ज मार्केट वॉज नीडेड। अब देखिए फैक्ट्रीज है, कॉलोनियलिज्म हुआ तो कॉलोनियलिज्म, जैसे अब हम बात करें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियलिज्म, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो लोग जो कंट्रीज़ अपने अपने जो भी उनसे मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हो सकता था
उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग सभी जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगी। अब जब जो मेजर जो उस समय पावर्स थी, जो उस समय मेजर पावर्स थी, उन सभी को ये दिखाई दिया कि किस किस कंट्री में सबसे ज़्यादा, कह सकते हैं कि हम सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इंक्रीज़ होने के, यानी रिसोर्सेज जो हैं वो सबसे ज़्यादा किसके पास हैं। तो इस तरीके से जब उन्हें पता चला तो जो मेजर जो पावर्स थी, यानी सबसे ज़्यादा जो पावरफुल जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने छोटी मोटी कंट्रीज़, यानी कंट्रीज़ ऐसी जहाँ पर रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छे हों, तो ऐसी कंट्रीज़ पर उन्होंने उनको कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया। द फैक्ट्रीज़ और प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल, फैक्ट्रीज़ जो हैं वो तो बहुत लार्ज स्केल पर गुड्स प्रोड्यूस करने लगी। फॉर दीज गुड्स टू बी सोल्ड, अब इनके सोल्ड करने के लिए एक बड़ा मार्केट भी चाहिए था। अब ये जो छोटी मोटी कंट्रीज़ थी, इनके पास तो मार्केट अवेलेबल था नहीं। अ लार्ज मार्केट वॉज नीडेड, एक बहुत बड़ा मार्केट चाहिए होता था। द फैक्ट्रीज ऑल्सो नीडेड रॉ मटीरियल, और इन्हें रॉ मटीरियल की भी ज़रूरत होती थी, जैसे कॉटन, आयरन, कोल, आयरन और ऑन अ लार्ज स्केल, एक बहुत बड़ी मात्रा में, कि भाई अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो उन्हें रॉ मटीरियल भी ज़्यादा ही चाहिए होगा। दिस प्रॉम्प्टेड ब्रिटेन, इसकी वजह से जो ब्रिटेन था एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, उन्होंने ओवरसीज़ यानी समुद्र के आसपास के, यानी कि जो सी ओशियन जो था उसके आसपास की जो कंट्रीज़ थी, उन्हें क्या बनाया, कॉलोनीज़ बनाया। फॉर अ मार्केट के ज़रिए, कि मार्केट मिल जाएगा जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके बनाए हुए, उनकी जो प्रोडक्शन गुड्स है उसको यूज़ करें और उन्हें काफ़ी अच्छा जो पैसा है वो मिल जाए। फॉर द फिनिश्ड गुड्स के लिए, एंड एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल, और रॉ मटीरियल एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल, अगर हम रॉ मटीरियल के सोर्स की बात करें तो जो रॉ मटीरियल का सोर्स है वो भी कहाँ से ले लेती थी, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी, ये उन्हीं कंट्रीज़ से ले लेती थी जिन्होंने इन्हें कॉलोनी बनाया हुआ था, जहाँ से ये, यानी कि उन्हीं कंट्रीज़ से ये रॉ मटीरियल लिया करती थी। तो रॉ मटीरियल लेने की वजह से वहाँ पर भी उस कंट्री के लोग कोई प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे और उन्हें फिर बाहर से जो रेडीमेड जो माल है वो ख़रीदना पड़ता था। और जब उन्हें रेडीमेड माल ख़रीदना होता था तो उस रेडीमेड माल को ख़रीदने के लिए भी उन्हें उन्हीं पर निर्भर रहना होता था। तो ये जो रॉ मटीरियल होता था, इस रॉ मटीरियल को तो वो जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही सस्ते दामों में लेती थी, बहुत ही सस्ते दामों में ख़रीदती थी। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं उनको ये बहुत ही महंगे दामों में बेचती थी। तो यहाँ पर जो कॉलोनीज़ थी वो गरीब और पुअर होती गई, यानी बहुत ज़्यादा पुअर जो कंडीशन है वो इन कंट्रीज़ की हो गई। तो ये था हमारा एज अ रिसोर्स ऑफ रॉ मटीरियल्स का रिसोर्स। अब हम नेक्स्ट जो हम बात करते हैं रॉ मटेरियल के रिसोर्स की, ब्रिटेन, अदर कंट्रीज़ एंड कॉलोनीज़ एज अ मार्केट फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के लिए यूज़ करने लगी। सोर्स ऑफ हिस्ट्री, नाउ अब हम बात करेंगे कि हिस्ट्री का जो सोर्स है मॉडर्न पीरियड का वो क्या है। देखिए, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मॉडर्न पीरियड के सोर्सेज क्या है, यानी कि सोर्सेज से मतलब होता है कि आपको ये जो मॉडर्न पीरियड है इसका आपको किन किन चीज़ों से आपको पता चलता है कि ये जो मॉडर्न पीरियड है ये कब और कैसे हमें पता चला कि कब से कब कहाँ पर आया। द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज हैं उन्हें टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंड है सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या आते हैं, देखिए जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स यानी जो हमें लिखे हुए मिले हैं, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक एविडेंस और प्रूफ, फाइल्स, बुक्स, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जैसे मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे बहुत सारी पुरानी मूर्तियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें मिली हैं, ये भी तो एक प्राइमरी सोर्स ही है। सेकेंडरी सोर्स का यहाँ पे मतलब है जो आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, बुक्स, रिव्यूज़ जो हैं, यानी हम लोगों ने जो रिव्यूज़ दिए हैं, ये सब क्या है, मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री के सोर्सेज हैं। दीज लिटरेरी एंड डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज ऑफ मॉडर्न पीरियड्स, ये जो लिटरेरी यानी पढ़ने लिखने वाले, जो स्टडी करने वाले जो सोर्सेज हैं, डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज हैं, मॉडर्न पीरियड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अर्लियर पीरियड्स में which depended on sources like archaeological excavations, fossil remains, cave paintings, pottery, coinage, यानी biographies of rulers, travelers, etc. तो ये जो लिटरेरी डॉक्यूमेंट रिसोर्सेज हैं, लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स रिसोर्सेज हैं, जैसे केव पेंटिंग, पॉटरी, कॉइनेज यानी कॉइन वगैरह से, बायोग्राफीज़ ऑफ रूलर्स की बायोग्राफी से, ट्रैवलर्स से,
इन सबसे जिन भी चीज़ों का हमें पता चलता है ये सभी क्या है, रिसोर्सेज हैं। देखिए अर्लियर पीरियड्स की आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से यानी खुदाई से जो भी चीज़ें निकली हैं उनसे हमें पता चलता है। फॉसिल रिमेन्स जितने भी हैं उनसे हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। केव पेंटिंग से हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं कि वो कब पेंट हुई थी, कौन कौन सी चीज़ों में पेंट क्या क्या हुआ था। रिटर्न रिसोर्सेज आर अवेलेबल नॉट ओनली इन हिंदी। जो रिटर्न रिसोर्सेज हैं वो ना केवल हिंदी में बल्कि इंग्लिश में भी, रीजनल लैंग्वेज में भी यहाँ तक कि अवेलेबल करवाए गए हैं। दीज रिसोर्सेज इल्यूमाइन एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के रिलीजियस एस्पेक्ट और अर्ली डे ऑफ ब्रिटिश सेटलमेंट इन इंडिया टिल दे लेफ्ट इन 1947, जब तक कि 1947 में उन्होंने छोड़ नहीं दिया इंडिया को, तब तक के जो भी जो रिसोर्सेज हैं या उनके कह सकते हैं एविडेंस जो हैं वो सभी अवेलेबल अभी तक भी हैं। द आर्शीवल रिकॉर्ड्स जो है गवर्नमेंट रिसोर्सेज के, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी रिसोर्सेज का कह सकते हैं कि जो एविडेंस हैं वो अवेलेबल करवाए हैं। इंडिया आर अवेलेबल इन नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया के पास वो जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सभी सेफ रखे हुए हैं। मैनी ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स एंड मिशनरीज एंड सिविल सर्वेंट्स हु केम टू इंडिया इन द 18th and 19th century kept and left accounts of their experiences of the country। जितने भी ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, मिशनरीज, सिविल सर्वेंट्स हु केम टू इंडिया, जो भी इंडिया आए 18th और 19th सेंचुरी में, kept and left accounts of their experiences of the country। उन्होंने अपने सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सभी उन्होंने यहाँ पर शेयर किए। यहाँ पर सारे अकाउंट्स और जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अपनी बुक्स में छोड़े और वो सभी बुक्स वगैरह जो हैं वो हमारे पास सेफली रखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इन सभी चीज़ों से हमें पता चलता है, ये सारी चीज़ें से कॉइन है, केव पेंटिंग्स हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, इन सभी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से हमें जो मॉडर्न पीरियड्स हैं उनका पता, उनका जो कह सकते हैं कि उनकी रिसोर्सेज की जो एविडेंस है वो देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिसोर्सेज हैं या उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इसको यहाँ तक रीड करिएगा, नोट्स आप बना सकते हैं इसके। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।